नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं संविधान को लेकर के। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संविधान। संविधान में अब तक आप लोगों ने देख लिया भाग 1 और भाग 2 खत्म हो चुका है। भाग 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, और मूल अधिकार में भी हमारे सारे आर्टिकल लगभग खत्म हो चुके हैं। आज हमारा जो अंतिम आर्टिकल अनुच्छेद बचा हुआ है यानी कि अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक बचा हुआ है। तो आज हम लोग खत्म करने जा रहे हैं अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार में। तो संविधान में यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसे अनुच्छेद 32 को ही यानी कि आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन संविधान की आत्मा को संविधान की आत्मा के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो दो तरह से आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। जब इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप लोगों को बता देना होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आप लोगों को आर्टिकल 32 का नाम लेना होगा। यानी कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब हम जान लेते हैं कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, ये क्या है। कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, यह जो आपको अब तक जो मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, आपके मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला, आपके मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला यानी कि मूल अधिकार बनाने वाला ये आर्टिकल है। यानी कि आपके मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का जो कार्य करता है वह आपका अनुच्छेद 32 करता है। मतलब कि आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने मूल अधिकार के हनन के मामले में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जो अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मूल अधिकार हनन के मामले में आप कौन से आर्टिकल के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपका आंसर होगा कि 32। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने मूल अधिकार के हनन के मामले में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हाई कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें कितनी तरह की रीट की सुविधाएं प्रदान करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार के तहत 5 तरह की रीट पड़ती है। कितनी पड़ती हैं? 5 तरह की। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध, फिर है उत्प्रेषण। अब हम जान लेते हैं कि पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीच है। जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीच है। यानी कि जो आपके राइट्स है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, उसके तहत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीच माना जाता है इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। इसमें होता यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह कहा गया है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी होता है, उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यह आदेश दिया जाता है, अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, यह आदेश देता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर अगला नंबर आता है परमादेश का। फिर नंबर आता है जो हमारी दूसरी रीच है वो है परमादेश। परमादेश में यह कहा गया है कि जब कोई अधिकारी यानी कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम को सुचारू रूप से यानी कि ढंग से नहीं कर रहा है, यानी कि काम में लीपापोती लेट-लतीफ कर रहा है, तो उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है कि आप अपने काम को बेहतर ढंग से करिए। उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है। फिर आता है यानी कि नंबर 3 अधिकार अपेक्षा यानी कि को वारंटो है। फिर नंबर आ जाता है अधिकार अपेक्षा। अधिकार अपेक्षा में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिस काम के लिए वो अधिकृत ना हो। अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिस काम के लिए वह अधिकृत नहीं हो और वह व्यक्ति वह काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा यानी कि उससे पूछा जाएगा, यानी कि उससे न्यायालय पूछेगी कि किस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हैं, किस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर रोक लगाया जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर रोक लगाया जाएगा अधिकार परीक्षा रीट के तहत। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो वर्क है यानी कि जो उसका काम है वो अपने काम के अनुरूप यानी कि वो अपने काम के अलावा उस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा है, वह व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रीट यानी कि दायर की जाएगी और उससे न्यायालय ये पूछेगी कि किस अधिकार के तहत आप अपना ये काम कर रहे हैं, किस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हैं। तो जो रीट होगी अधिकार परीक्षा वाली। फिर नंबर आता है प्रतिषेध का, फिर नंबर आ जाएगा प्रतिषेध का। प्रतिषेध में ये कहा गया है, प्रतिषेध में ये कहा गया है कि जब ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय से पूछते हैं कि किस अधिकार के तहत आप मतलब इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, यानी कि जिस केस को सुनने का अधिकार, जिस केस को सुनने का अधिकार उस न्यायालय को नहीं है, उसके बावजूद भी न्यायालय उस केस का ही सुनवाई कर रही है, तो की सुनवाई कर रही है, तो प्रतिषेध यानी कि प्रतिषेध की जो रीट होगी वह यानी कि न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उस न्यायालय से अपने निचले न्यायालय से पूछेगी, यानी कि जिस न्यायालय में सुनवाई हो रही है उसमें पूछा जाएगा किस आधार पर आप इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, आप इस केस की सुनवाई तत्काल प्रभाव से बंद करिए, यह आपके क्षेत्र में नहीं आता है, यह आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, प्रतिषेध के तहत आप इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, उसको आप तत्काल प्रभाव से बंद करिए। फिर नंबर आता है उत्प्रेषण का, फिर नंबर आता है उत्प्रेषण का। उत्प्रेषण में कहा गया है कि ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय से कहती है कि अगर जब आपके पास ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय से कहती है कि आपके पास केस की सुनवाई बहुत ज्यादा हो गई है, आप एक काम करिए अपने केस को ट्रांसफर कर दीजिए, आप अपने केस को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि काम बेहतर ढंग से चलाया जा सके, उत्प्रेषण के आधार पर कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 33। अब बात करते हैं आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। किसके किसके? यानी कि अनुच्छेद 33 कह रहा है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो संसद होगी और सेना, मीडिया और गुप्तचर के जो मूल अधिकार होते हैं उसको सीमित कर सकती है, यानी कि उसको रोक सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। 3 नंबर आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 कह रहा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 35 का। अनुच्छेद 35 कह रहा है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की जो चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 35 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 35 में, यानी कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 34 में भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकार क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है। और आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रीट सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रीट दायर करता है। कितनी रीट दायर करता है? 5 तरह की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये जो 5 तरह की रीटें होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रीट है। ये जो 5 रीट है बहुत ही महत्वपूर्ण रीट होती है कि कितनी तरह की रीट सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकता है, कितनी तरह की रीट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, रीट दाखिल कर सकता है। तो कितनी रीट है? 5 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और क्या है? उत्प्रेषण है। ये तो हमारा हो गया आज का मूल अधिकार। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल अधिकार में कौन कौन से अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं और कौन कौन से मूल अधिकार में कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं वह भारतीय तथा विदेशी दोनों को दिए गए हैं। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 से लेकर 28 यानी कि 25, 26, 27 और 28 जो दिया गया है मूल अधिकार में आर्टिकल, और भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। किसके किसके लिए है? भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए, यानी कि कौन कौन सा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 23, 24, 25,
26, 27 और 28 जो आर्टिकल है मूल अधिकार के वह भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए दिए गए हैं। वही बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल भारतीयों को दिए गए। किसको दिए गए हैं? केवल और केवल भारतीयों को यह अधिकार दिए गए हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीयों को दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो यानी कि मूल अधिकार हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए? भारतीयों को। तो आप कह सकते हैं 15, 16, 19, 29 और 30 जो अधिकार है, यानी कि 15, 16, 19, 29, 30। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया। इस अधिकार को पाने का अधिकार विदेशियों को नहीं है। केवल और केवल इस अधिकार को भारतीय ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28 ये भारतीय तथा विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन है? मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। अब मूल अधिकार को रक्षक का सुप्रीम कोर्ट किसके तहत है? जो सुप्रीम कोर्ट है वह आर्टिकल 32 के तहत है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। वहीं अगर हम बात हाई कोर्ट की करें तो हाई कोर्ट के तहत हाई कोर्ट 226 यानी कि आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी मूल अधिकार का क्या है? रक्षक है। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत मूल अधिकार का रक्षक है, तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार का रक्षक है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि किस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का रक्षक है, तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का रक्षक है। इसके तहत मूल अधिकार का रक्षक है। तो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार 14 से लेके आर्टिकल 35 तक संपन्न होगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? 14 से लेके 35 तक संपन्न होगा। अब ये हमारा भाग 3 था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा? नीति निर्देशक यानी कि DPSP हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम आप लोगों को अगले यानी कि नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। उससे पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं अपने सारे के सारे जो हमारे मूल अधिकार थे कौन कौन से थे, जो हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए थे वो कौन कौन से थे। तो पहला जो हमारा मूल अधिकार था वह था समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार हमारा मूल अधिकार था। कहाँ से कहाँ तक था? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का मूल अधिकार था। कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार था। फिर बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से लेके 22 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक था? 19 से लेके 22 तक था। फिर अगर बात किया जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए थे वह कहाँ से कहाँ तक थे? तो वह 23 और 24 था। कौन सा था? 23 और 24 था। फिर बात कर ले धार्मिक स्वतंत्रता की। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार दिया गया है, शिक्षा एवं संस्कृति का जो मूल अधिकार है वह 29 एवं 30 है। कौन सा? 29 एवं 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो ये हमारा आज मूल अधिकार का जो चैप्टर था भाग 3 वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।